जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर के इस मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट के 11वें सेशन में। चूँकि ये आप जानते होंगे, ये जो सेशन था मैं लाइव करने वाला था, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट के चलते ये जो था लाइव नहीं हो पाया। तो इसलिए हम इसका एक रिकॉर्डेड वीडियो मैं डाल दे रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, ये आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। टोटल इसमें आपको 20 प्रश्न इंग्लिश के मिलेंगे जो कि मिसलेनियस होंगे, यानी कि विभिन्न प्रकार के चैप्टर्स होंगे, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं होंगे। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न हमारा, इसमें हमको क्या करना है, तो हमारा जो वाक्य है ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। वाक्य कह रहा है माइकल सेड टू मी वर यू इल। माइकल मुझसे कहा कि क्या तुम बीमार हो। ठीक, तो वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, माइकल है तो माइकल तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा है सेड, तो चूंकि जो वाक्य है यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसलिए हम सेड को आस्क्ड में चेंज करेंगे। यहाँ पे चारों के चारों आस्क्ड हैं, बिल्कुल यहाँ तक सही है। उसके बाद मी को ऐसे ही लिखेंगे तो मी भी ऐसे ही रहेगा, चारों के चारों वाक्य सही है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा। याद रखिएगा, जब कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कौन सा सेंटेंस, तो यस नो, यानी कि वह सेंटेंस जिससे यस नो मिले। जैसे कि वर यू इल, क्या तुम बीमार थे, तो इसका आंसर या तो यस में होगा या नो में होगा, तभी ना कहेंगे यस आई वॉज इल या नो आई वॉज नॉट इल। ठीक, तो जब इस तरह का क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पे हम इन्वर्टेड कोमा के बदले में इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ़ या वेदर का। तो यहाँ पे इफ़ तो कहीं यूज़ किया नहीं गया है, तो यानी कि वेदर का प्रयोग होगा। ठीक, और एक बात और, यहाँ पे दैट का प्रयोग नहीं होगा, तो चूंकि दैट का प्रयोग नहीं होगा तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही कट गया। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, इस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में पहले चेंज करेंगे। तो वर यू इल को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यू वर इल। अब इसका हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो यू जो है ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन आप जानते हैं SON का ये फॉर्मूला, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आई सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वाज और वर को जब चेंज करना होता है, तो वाज और वर को इनडायरेक्ट स्पीच में तो हम क्या चेंज करते हैं, हैड बीन में चेंज करते हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे हैव बीन है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे वाज है, ये भी नहीं होगा, ये तो पहले ही कट गया है। तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा, माइकल आस्क्ड मी वेदर आई हैड बीन इल। वेदर की जगह पे यहाँ पे इफ भी हो सकता था। ठीक, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एक का ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेलिटी का हमको एंटोनिम बताना है। तो ठीक, चलिए एक एक करके सबका हम अर्थ जान लेते हैं। फ्रेलिटी का अर्थ होता है कमजोरी। इसका अर्थ क्या होता है, कमजोरी होता है। अगला है इमेसिएशन का अर्थ होता है दुर्बलता। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का अर्थ होता है ताकत या शक्ति कह सकते हैं आप। अगला है हेल्थ मतलब जानते होंगे आप, स्वास्थ्य होता है। अगला वर्ड है बोल्डनेस मतलब होता है साहसी। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें एंटोनिम बताना था। तो फ्रेलिटी मतलब कमजोरी, और कमजोरी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, शक्ति या ताकत। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रेंथ, यानी कि फ्रेलिटी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कॉन्सिक्वेंस का साइनोनिम हमें बताना है। ठीक, तो चलिए इसको देख लेते हैं वन बाई वन करके हम। कॉन्सिक्वेंस का अर्थ होता है परिणाम। कॉन्सिक्वेंस का अर्थ क्या होता है, परिणाम होता है। मैनर का अर्थ तरीका होता है। मैनर का अर्थ क्या होता है, तरीका। रिजल्ट का अर्थ भी क्या होता है, परिणाम होता है। कॉज का अर्थ कारण होता है। ठीक, और ऑर्डर का अर्थ होता है आदेश। ठीक, तो चलिए हमारा यहाँ पे देखते हैं परिणाम का साइनोनिम क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो हमारा 3 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं हम चौथा, एन इंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन। ये जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। कह रहा है कि एन इंटरटेनर, वह मनोरंजक, वह मनोरंजन देने वाला जो
शारीरिक रूप से डिफिकल्ट एक्शन करता हो, डिफिकल्ट एक्शन परफॉर्म करता हो, उसको क्या कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं क्लोन। क्लोन का अर्थ होता है जोकर। क्लोन का अर्थ क्या होता है? जोकर होता है। जिम्नास्ट का अर्थ होता है पहलवान। जिम्नास्ट का अर्थ क्या होता है? पहलवान होता है। मैजिशियन का अर्थ जादूगर होता है। और एक्रोबैट का अर्थ होता है कर्तव्यबाज। जो शारीरिक रूप से जो कर्तव्य दिखाता है उसी को क्या कहते हैं? एक्रोबेट कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ही वॉज द डैश ऑफ हिज 5 ब्रदर्स। ठीक, तो यहाँ पे चूंकि तुलना 5 भाइयों में की जा रही है, 5 भाइयों में वो सबसे क्या है? या तो ओल्डेस्ट होगा या इल्डेस्ट होगा। तो यानी कहने का मतलब सुपरलेटिव डिग्री में है। जब वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में है तो इल्डर और ओल्डर नहीं होगा। अब बाकी समझ लेते हैं कि ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट में कौन सा होगा। देखिए, ओल्ड मतलब आप लोग जानते होंगे पुराना होता है या बुढ़ा होता है। ठीक, लेकिन जो ये हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री। ये कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। जब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में 2 अलग अलग बट जाते हैं। एक हो जाता है ओल्डर और दूसरा हो जाता है इल्डर। ठीक, जब इसको सुपरलेटिव बनाते हैं तो एक हो जाता है ओल्डेस्ट और एक हो जाता है इल्डेस्ट। अब देखिए, ये जो इल्डेस्ट है, अगर सेम फैमिली के लोग हों, सेम फैमिली के अगर लोग हों तो वहाँ पे हम इल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा बाकी जो कुछ भी हो, कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति भी हो लेकिन सेम फैमिली के नहीं हो, जैसे मान लीजिए 5 गो दोस्त हों, सेम फैमिली के नहीं हो सकते ना। ठीक, तो वहाँ पे हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? ओल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब सेम फैमिली की बात की गई हो तो इल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन कर रहा है ही वाज द डैश ऑफ हिज 5 ब्रदर्स। वो अपने 5 भाइयों में सबसे क्या था? बड़ा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इल्डेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही परिवार के भाइयों की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है ही वाज डैश केयरलेस अबाउट हिज जॉब। ही वाज डैश केयरलेस अबाउट हिज जॉब। ठीक, तो यहाँ पे आपको देखिए इनफ तो नहीं हो सकता, फेयरली भी नहीं हो सकता, बच गया टू मच और मच टू। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना होगा कि जब कभी आपको टू मच दिखाई दे दे, टू मच, तो इसके बाद में नाउन चाहिए। ठीक, अगर आपको मच टू दिखाई दे दे तो उसके बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब चाहिए। ठीक, तो केयरलेस नाउन तो है नहीं। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मच टू हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं हम सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न जो है एरर डिटेक्शन का है। क्वेश्चन कर रहा है द फिल्म सिटी इन मुंबई इज मच मोर डेवलप्ड देन नोएडा। यानी कह रहा है कि जो मुंबई में फिल्म सिटी है वह नोएडा के फिल्म सिटी से काफ़ी डेवलप्ड है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो मुंबई की फिल्म सिटी है वह नोएडा के फिल्म सिटी से काफ़ी डेवलप्ड है। तो यहाँ पे जब हम तुलना करेंगे तो नोएडा के ना फिल्म सिटी से तुलना करेंगे हम। नोएडा ये थोड़ी कहेंगे कि जो मुंबई का फिल्म सिटी है वो नोएडा से बहुत डेवलप्ड है। नहीं, जो मुंबई की फिल्म सिटी है वह नोएडा की फिल्म सिटी से क्या है? डेवलप्ड है, मच मोर डेवलप्ड है। तो चूंकि यहाँ पे तुलना किया गया है इस फिल्म सिटी का, तो फिल्म सिटी का तुलना फिल्म सिटी से ही ना करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिल्म सिटी की तुलना कर दिया गया है नोएडा से, इसलिए एरर जो होगा सी में होगा। सही क्या होगा? सही हम लिखेंगे डेवलप्ड देन, देन के बाद लिख रहा हूँ डेवलप्ड देन दैट ऑफ नोएडा। यानी कि जो नोएडा में फिल्म सिटी है उससे मुंबई की जो फिल्म सिटी है मच मोर डेवलप्ड है, तब जाके यह सही होगा। ठीक, ये बात वही होगा कि देखिए बात वही होगा कि हम गधा की तुलना आदमी से नहीं कर सकते, आदमी की तुलना हम निर्जीव से नहीं कर सकते। तो तुलना हमेशा बराबरी वाले चीज़ में होती है। अब फिल्म सिटी की तुलना हम शहर से थोड़ी कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग का आंसर सी होगा। सी में एरर था, वहाँ पे लिखेंगे दैट ऑफ नोएडा लिखेंगे, यानी कि नोएडा का जो फिल्म सिटी है। नेक्स्ट, एवरीबॉडी नोज दैट आई हु इज हिज सेक्रेटरी विल नेवर डिजर्ट हिम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसमें पहले आप लोग अपने से कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ना आए तो मैं तो हूँ बताने के लिए, देख लीजिए। कहा एवरीबॉडी, चूँकि मैं ये वीडियो है रिकॉर्डेड है तो आप लोगों को समय तो मैं उतना नहीं दूंगा, तो इसलिए अगर आप अपने से मतलब कोशिश करना चाहें तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद आप अपने से पहले आंसर एक मन में बना लीजिएगा, उसके बाद जो है इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए।
चूँकि रुक नहीं, लाइव होता है तो उसमें आदमी रुक के थोड़ा इंतजार कर लेता है, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो में क्या रुकना। ठीक, तो यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे आपको चीज़ एक याद रखना होगा कि ये मान लीजिए हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ये ट्रिक याद रखिएगा। और इधर हो गया मान लीजिए कोई नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। ठीक, और यहाँ पे हमको क्या चाहिए, कोई वर्ब चाहिए। तो ये जो वर्ब का निर्धारण होगा इस रिलेटिव प्रोनाउन से न होकर इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन यानी कि जो सब्जेक्ट आया है, इसके बदले हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, उसके अनुसार इसके वर्ब का निर्धारण होगा। तो यहाँ पे हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले सब्जेक्ट आया है आई। तो यहाँ पे जो वर्ब है इज, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, आई के अनुसार वर्ब का निर्धारण होगा, और आई के लिए वर्ब हम क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। तो यानी कि हमारा सही होगा एवरीबॉडी नोज दैट आई हु एम हिज सेक्रेटरी विल नेवर डिजर्ट हिम, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा इसमें बी। सेंटेंस के इस बी वाले पार्ट में क्या है, एरर है। नेक्स्ट देखते हैं 9वां प्रश्न, ए वर्क मैन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप। बहुत ही इजी प्रश्न है। वह व्यक्ति, फिर से एक मिनट, इस क्वेश्चन को मैं बताने से पहले एक बार फिर से मैं बता दूं, ये जो आपको ये सेशन में कराता हूँ 20 क्वेश्चन का, ये आपको मैं फिर से बता दूं, ये एयरफोर्स, हालांकि थंबनेल पर साफ साफ लिखा गया है नेवी, कोस्ट गार्ड, डिफेंस, अगर एक भाषा में बोलूँ तो डिफेंस के एग्जाम के लिए ये आपको बहुत लाभदायक है। साथ ही साथ बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी, बोर्ड्स के जो एग्जाम होते हैं इंटर या ट्वेल्थ के, उसके ट्वेल्थ या मैट्रिक के, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कहा ए वर्क मैन फिट्स एंड रिपेयर पाइप, वह व्यक्ति जो पाइप को फिट करता है या रिपेयर करता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लम्बर। क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा प्लम्बर सी। वह व्यक्ति जो पाइप बनाता है उसको क्या कहते हैं, प्लम्बर कहते हैं। ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार, आप जानते होंगे तो ठीक, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ठीक, मैकेनिक मतलब मिस्त्री होता है, इसमें कोई खास नहीं बताना है। अगला है टेक्नोक्रेट, यहाँ पे गलत लिखा है टेक्नोक्रेट। टेक्नोक्रेट का अर्थ होगा तकनीकी विशेषज्ञ, तो ये भी कुछ खास नहीं। चलिए, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नाउ ए डेज ऋषिका इज डैश बिजी टू टेक केयर ऑफ हर हेल्थ। नाउ ए डेज ऋषिका इज डैश बिजी टू टेक केयर ऑफ हर हेल्थ। तो जब कभी आपको वाक्य में किसी एडजेक्टिव के बाद आपको एक तरफ टू दिखाई दे दे तो इस साइड आप क्या दीजिएगा, TOO, यानी कि नाउ डेज, आजकल ऋषिका इतनी बिजी है कि वह अपना स्वास्थ्य का देखभाल भी नहीं कर सकती। टू जो है हमेशा निगेटिव को दर्शाता है, इस बात को भी याद रखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। नाउ डेज ऋषिका इज टू बिजी टू टेक केयर ऑफ हर हेल्थ। नेक्स्ट देखिए 11वां प्रश्न, नाइदर ऑफ द 10 कैंडिडेट्स वाज एक्सपर्ट इन हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स arising फ्रॉम टेक्निकल सेक्टर। इतना लंबा चौड़ा जो ये लिखा गया है सेंटेंस, इसका साथ बहुत ही ईजी है। इसमें आपको बस यहाँ पे ध्यान देना, इस पहली लाइन में लिखा है नाइदर ऑफ 10 कैंडिडेट्स। याद रखिएगा, एक चीज होता है नाइदर और एक होता है नॉन। नाइदर का प्रयोग हमेशा 2 के लिए करते हैं और नॉन का प्रयोग 2 से मोर देन टू। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि नाइदर ऑफ 10 कैंडिडेट्स, 10 कैंडिडेट्स हैं, तो 10 कैंडिडेट्स के लिए हम नाइदर का प्रयोग न करके किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, नॉन का प्रयोग करेंगे, NONE। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट में इधर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 12वां प्रश्न, द मिसल्स आर ए डिजीज दैट कॉज फीवर एंड ए रेड रैश। बहुत ही इजी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको याद रखना होगा एक चीज़, क्या याद रखना है समझ लीजिए। कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको नोट कीजिएगा। जैसे मिसल्स हो गया, ठीक, उसके बाद डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़, रिकेट्स, ये सब बीमारी का नाम है, रिकेट्स, मम्प्स, रैबीज, ठीक,
इन सब के बाद इन सब का देखिए, सब में देखने में आपको ये सब लग रहे होंगे कि ये प्लूरल है, इन सब के लास्ट में एस लगा होता है, लेकिन हमेशा इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे आर के जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। द मिसल्स इज ए डिजीज, देखिए आगे यहाँ पे ए भी लिखा हुआ है, ठीक। तो द मिसल्स इज ए डिजीज दैट कॉज फीवर एंड ए रेड रैश। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। सेंटेंस के ए पार्ट में इधर है, क्या इधर था, तो आर के जगह इज होगा। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, द सीजर्स दैट यू आस्क्ड फॉर इज इन द डेस्क ड्रावर इन द बेडरूम। द सीजर्स दैट यू आस्क्ड फॉर इन द डेस्क ड्रावर इन द बेडरूम। यहाँ पे भी एक ट्रिक और एक रूल आपको मैं यहाँ पे नोट कराता हूँ, इसको नोट कीजिए। यहाँ पे आपको देखिए नोट करना होगा, जैसे कि देखिए सीजर्स हो गया, सीजर्स मतलब कैंची होता है, अगर नहीं पता हो तो जान लीजिए। सीजर्स, स्पेक्टेकल्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, ठीक। और क्या हो गया, टोंग्स हो गया, और शूज हो गया, सॉक्स हो गया, ठीक। पैंट्स हो गया, जीन्स, ट्राउजर्स, पैजामाज, इन सब के लास्ट में एस लगा हुआ होता है और एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कैंची, कैंची में दो ऐसे जुड़े होते हैं, उनमें से अगर एक को हटा दिया तो दूसरा का अस्तित्व है। चश्मा दो शीशे को मिला के एक चश्मा बनाता है। टोंग जो चिमटा होता है, वह चिमटा जिसे जलेबी लोग निकालता है, वो चिमटा भी दोनों है तभी उसका अस्तित्व है। शूज, जूता दो है तभी उसका अस्तित्व है, एक का कोई वैल्यू नहीं। तो इस तरह जिसमें दो पार्टिकल्स एक साथ मिले होते हैं, हमेशा इनका हम मतलब प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि इनका हम केवल सीजर्स नहीं लिख सकते, लास्ट में एस चाहिए, लास्ट में सब में एस चाहिए। सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, शूज, सॉक्स, पैंट। ऐसा नहीं कि SHOE शू मिस जूता, शूज मिस जूते, ऐसा नहीं। हमेशा ये वर्ड जो है ये गलत है, शू नहीं लिखा जाएगा, शूज लिखा जाता है। तो सबसे पहले कि इनके लास्ट में तो एस चाहिए ही चाहिए, और इनके बाद में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस बात को भी याद रखना है। तो यहाँ पे गलती क्या हुआ है, कहा द सीजर्स दैट यू आस्क्ड फॉर। तो यहाँ पे द सीजर्स जो है सब्जेक्ट है, तो द सीजर्स के लिए हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल यहाँ पे हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। इसका अर्थ बताना है। ये एक फ्रेजल नहीं, एक इडियम है, इसका अर्थ बताना है, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा रैपिडली, यानी कि तेजी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेजी से। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का अर्थ होगा तेजी से, यानी कि रैपिडली। नेक्स्ट देखते हैं 15वां प्रश्न, एवरीवन लाफ्ड डैश हिम। बहुत ही इजी प्रश्न है, लाफ्ड के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक। इसमें जो सही लिखा गया है उस वर्ड को करेक्ट मतलब बताना है, स्पॉट करना है। तो हमारा आंसर इसमें ए हो जाएगा। इनोसेंट का स्पेलिंग INNOCENT होता है, ठीक। इनोसेंट का अर्थ होता है मासूम। क्या होता है, मासूम। नेक्स्ट देखते हैं 17वां प्रश्न, इन द लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक्स डैश 500। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रूल है, याद रखिएगा, बहुत बार बताया हूँ। द नंबर ऑफ के बाद आने वाला वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक, सिंगुलर वर्ब। और वही अगर ए नंबर ऑफ हो जाएगा, ए नंबर ऑफ, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन, और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। और यहाँ पे नाउन क्या होगा, नाउन यहाँ पर भी प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक। तो द नंबर ऑफ के बाद वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक्स इज 500। आंसर हो जाएगा ए, ठीक। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, आइदर यू और मोहन डैश डन इट। आइदर यू और मोहन डैश डन इट, ठीक। तो आइदर और नाइदर नॉर, ये जो हो गया आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया। तो इसके बाद हम हमेशा क्या करते हैं, जो इसके बाद में जो आता है सब्जेक्ट, यहाँ पे याद रखेगा आइदर और, ठीक, और नाइदर
नॉर। तो देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट आएगा, एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा। तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार हम क्या करते हैं, वर्ब का निर्धारण करते हैं। तो चूँकि मोहन यहाँ पे है तो मोहन के लिए हम क्या लिखेंगे, आइदर यू। चूँकि वर्ब 3 है तो ये दोनों तो होगा नहीं, इज आर होगा नहीं, ठीक। तो हैज़ हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, नाइदर द बॉयज नॉट द टीचर डैश प्रेजेंट। नाइदर द बॉयज नॉट द टीचर डैश प्रेजेंट। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, नाइदर द बॉयज नॉट द टीचर लिखा है तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का निर्धारण करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा हमारा आंसर। नाइदर द बॉयज नॉट द टीचर इज प्रेजेंट। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ और वर्ड्स हैं और बता देता हूँ जिससे मैं आपको, जैसे ज्यूरी हो गया, कमिटी हो गया, ठीक, ज्यूरी, कमिटी, गवर्नमेंट हो गया, ऑडियंस हो गया, फैमिली हो गया, ठीक, और क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट हो जाएगा, ठीक, क्लास हो जाएगा। तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं यहाँ, इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, दोनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब सिंगुलर वर्ब होगा तो आगे वाक्य में वहाँ पे आपको इट्स देखने को मिलेगा, और जब प्लूरल वर्ब होगा तो आगे आपको दियर देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे दियर देखने को मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या प्लूरल वर्ब लगाएंगे। यानी कि अब यहाँ पे बात आ जाए कि प्लूरल वर्ब में ये दोनों तो होगा नहीं, अब वर भी है और हैव भी है। तो याद रखते हैं कि वाज वेयर के साथ हम वर्ब 3 का प्रयोग नहीं करेंगे। सॉरी ना द ज्यूरी हैव, हाँ ये वाक्य जो है पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में है तो हम कर सकते हैं। तो ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वर। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ठीक। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो चलिए, ओवरऑल हमारा ये सेशन रहा आज का। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा हुआ। क्योंकि लाइव नहीं कर पाए इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो डालना पड़ रहा है। अगले सप्ताह फिर कोशिश किया जाएगा लाइव आने का। तो चलिए यहीं पे हम सेशन को ख़त्म करते हैं।